हेलो गाइज, आइए आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास ईयर्थ की पुस्तक के अध्याय 11 आपदा एवं आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपदा एवं आपदा प्रबंधन में कि हम देखते हैं कि हमारे गांव या शहर में जब कभी बाढ़ आती है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। घरों में पानी भर जाता है। घर का सामान या तो नष्ट हो जाता है या बहकर कहीं और चला जाता है। कमजोर घर तो गिर भी जाते हैं। कभी कभी मनुष्य और जानवर की भी जान भी चली जाती है। फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बाढ़ की विभीषिका से उबरने में मनुष्यों को काफी समय लग जाता है। इसी प्रकार भूकंप आने पर भी मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूकंप से जान माल का अधिक नुकसान होता है। भूकंप बाढ़ जैसी घटनाओं जिनसे मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में तथा तीव्र गति से हानि हो को आपदा या डिजास्टर कहते हैं। डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द डिजास्टर से हुई है, जो दो शब्द DES डेस और ASTRE आस्ट्रे से मिलकर बना है। डेस का अर्थ है अशुभ और आस्ट्रे का अर्थ है सितारा। इस प्रकार डिजास्टर का अर्थ हुआ अशुभ तारा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे आपदाओं को हम हमेशा मनुष्य के संदर्भ में देखते हैं। आपदाओं की गहनता, तीव्रता और परिमाण का आकलन उनके द्वारा की गई जनधन हानि के आधार पर किया जाता है। चलते हैं आगे हम लोग जानेंगे आपदा के प्रकार। उत्पत्ति के कारकों के आधार पर आपदाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानव जनित आपदा। पहला हम लोग देखेंगे प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, चक्रवात, आकाशीय बिजली गिरना, बादल फटना, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनको रोक पाना मनुष्य की क्षमता के बाहर है, किंतु अतिरिक्त सतर्कता और कुशल प्रबंधन के द्वारा इनके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं न केवल जनधन को हानि पहुंचाती हैं, बल्कि पर्यावरण के स्वरूप को भी प्रभावित करती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं में हम लोग देखेंगे भूकंप। आइए देखते हैं भूकंप देखते हैं भूकंप क्या है। भूकंप विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक आपदा है। इसमें प्रभावित क्षेत्र की जमीन हिलने लगती है, जिससे कमजोर इमारतें गिर जाती हैं। इससे शहर के शहर और गांव के गांव मलबे के ढेर में बदल जाते हैं। इनमें दबकर मनुष्यों एवं पशुओं की मृत्यु हो जाती है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूकंप आने से बड़ी मात्रा में जान व माल का नुकसान होता है। रेलवे, पुल, सड़क आदि को भी नुकसान पहुंचता है। 2001 में गुजरात राज्य के भुज में आए भूकंप से अत्यधिक जान माल की क्षति हुई थी। आगे हम लोग भूकंप के कारण जानेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राकृतिक कारकों से हलचल उत्पन्न होती है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा जब धरती से बाहर आने का प्रयास करती है तो धरती हिलने लगती है। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से यह ऊर्जा उत्पन्न होती है वह स्थान भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप अधिकेंद्र होता है, जिसे एपिसेंटर कहते हैं, जिसके आसपास के क्षेत्रों में अधिक हानि होती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे भूकंप प्रबंधन। आइए देखते हैं
भूकंप संवेदी क्षेत्रों की पहचान करना, संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक करना, उच्च भूकंप संवेदी क्षेत्रों को मानव निवास से बचाना व बड़े बांधों के निर्माण पर रोक लगाना, भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करना व ऊंची इमारतों के निर्माण को रोकना, भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का प्रयोग करना, भूकंप आने की स्थिति का सामना करने हेतु नागरिकों को प्रशिक्षित करना। आगे चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि आपदा के दौरान क्या किया जा सकता है। आइए देखते हैं। आपदा के दौरान, भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठना, कमरे के कोने पर खड़े होना, भूकंप के दौरान सीढ़ी के नीचे उतरना और लिफ्ट का प्रयोग न करना, बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना, खुले स्थान की तरफ जाना, हड़बड़ी न करते हैं। आगे हम लोग जानेंगे आपदा के पश्चात हमें क्या करना चाहिए। आपदा के पश्चात मलबे में दबे हुए लोगों को खोजकर बाहर निकालना और उनका उपचार करना, प्रभावित लोगों हेतु कपड़े, भोजन, शुद्ध पेयजल तथा दवाओं की व्यवस्था करना, प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना। आगे चलेंगे, आगे हम लोग जानेंगे सुनामी के बारे में। यह समुद्र तटीय क्षेत्रों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। इसमें सागरीय लहरें विकराल रूप लेकर तटवर्ती क्षेत्रों से टकराती हैं और मानव जीवन, संपत्ति व इमारतों को अपार क्षति पहुंचती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पतन, लहर। सुनामी को भूकंपीय सागरीय लहरें भी कहते हैं। सुनामी का कारण, आइए जानते हैं सुनामी का कारण। समुद्र की तलहटी में भूकंप आने पर जल में तीव्र कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन से विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं जिन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से तेज गति से चारों ओर बढ़ती हैं। यह लहरें जैसे जैसे तटों के पास आती हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और विनाशकारी रूप ले लेती हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे भूस्खलन। भूस्खलन यह आपदा सामान्य पर्वतीय स्थानों पर आती है। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से जब मिट्टी व टूटी फूटी चट्टानें खड़े ढालों के सहारे तेजी से नीचे सरकती हुई गिरती हैं तो इसे भूस्खलन कहते हैं। इससे पर्वत की तलहटी में बसी मानव बस्तियों में जन धन की अपार हानि होती है। पूरे के पूरे गांव मलबे में दब जाते हैं। भूस्खलन से पहाड़ी रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। और भूकंप के कारणों में हम लोग देखेंगे कि भौतिक, रासायनिक एवं मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं। चट्टानों का ये मलबा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की ओर सरक कर गिरता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी विस्फोट। आइए देखते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। जब पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इस क्रिया में मैग्मा के साथ जलवाष्प, गैसें, धूल आदि भी निकलता है। इस आपदा में निकलने वाला मैग्मा बड़ी दूर तक चारों ओर पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में फैल जाता है और अपने संपर्क में आने वाले सभी जीव जंतुओं एवं मानव बस्तियों को नष्ट कर देता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारणों में भूगर्भीय हलचलों के कारण जब मैग्मा जलवाष्प और शक्तिशाली गैसों के साथ ऊपर की ओर उठता है तो धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है। आगे चलते हैं चक्रवात। आइए देखते हैं चक्रवात। चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर घुमावदार हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। यह आपदा स्थलीय एवं समुद्री दोनों स्थानों पर आती है। उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं के चलने की दिशा
घड़ी की सुई के प्रतिकूल दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि अपने संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं और जीवों को उड़ाकर ले जाती हैं। ये हवाएं प्रभावित क्षेत्र में बिजली कड़कड़ाने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी करती हैं। तेज आंधी और मूसलाधार वर्षा का सम्मिलित प्रभाव प्रभावित क्षेत्र में अपार जन धन की हानि करता है। और आगे हम लोग जानेंगे कि चक्रवात के कारण में हम लोग देखेंगे कि समुद्र में सूर्य की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और अपने पीछे कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। ऊपर उठी गर्म हवा ऊपर की नमी से संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर जाती हैं। फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों ओर घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा करती हैं। चक्रवातों को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में हरिकेन, चीन में टाइफून, जापान में टाइफू तथा ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे आकाशीय बिजली गिरना। आइए देखते हैं आकाशीय बिजली गिरना। आकाश में चमकने वाली बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आती है तो इसे आकाशीय बिजली गिरना कहते हैं। आकाश में चमकने वाली बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आती है तो इसे आकाशीय बिजली गिरना कहते हैं। इस बिजली में सूर्य की बाहरी सतह से अधिक ऊष्मा होती है। इसके गिरने पर संपर्क में आने वाले मनुष्य व जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। फसलों व जंगलों में आग लग जाती है। आकाशीय बिजली गिरने के कारण आसमान में विपरीत आवेश वाले बादलों के आपस में टकराने पर होने वाले घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। इस बिजली को आकाश में किसी तरह का चालक नहीं मिलता है। पृथ्वी पर बिजली के चालक की उपलब्धता होने से पृथ्वी पर गिरती हैं। आगे हम लोग जानेंगे बादलों का फटना। आइए देखते हैं बादल फटना। सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र विशेष में एक घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो जाती है। बादल फटने की घटनाएं अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, तीव्र मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके कारण जन धन की भारी हानि होती है। बादल फटने के कारण पर्वतीय अवरोधों के कारण जब कभी अधिक नमी युक्त वायु तेजी से ऊपर उठती है और सघन बादलों का निर्माण करती है तो भारी वर्षा या बादल फटने की घटना होती है। आगे हम लोग जानेंगे बाढ़। आइए देखते हैं बाढ़ आपदा। बाढ़ जब नदी का पानी उसके किनारे के ऊपर से प्रभावित होकर निकटवर्ती क्षेत्रों में चला जाता है। ध्यान दीजिए, जब नदी का पानी उसके किनारों के ऊपर से प्रभावित होकर निकटवर्ती क्षेत्रों में चला जाता है अथवा भारी वर्षा या किसी अन्य कारण से स्थलीय भाग काफी समय तक जलमग्न रहता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। इस आपदा के आने पर जन धन की व्यापक हानि होती है, बस्तियों एवं फसलों का विनाश होता है। बाढ़ के कारण अत्यधिक वर्षा, नदियों के घुमावदार मार्ग, जंगलों के कटाव आदि के कारण बाढ़ आती है। आगे हम लोग जानेंगे सूखा। आइए देखते हैं सूखा। जब किसी क्षेत्र में अधिक समय तक कई महीने या वर्ष वर्षा कम होती है या नहीं होती है तो इस आपदा को सूखा या अकाल कहते हैं। यह अत्यंत घातक प्राकृतिक आपदा है। इसमें फसलें, पौधे, पालतू पशु एवं अन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक जल एवं भोजन की कमी
हो जाती है, जिससे इनके जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। आगे चलते हैं। सूखे के कारण वर्षा में कमी होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं। मानव जनित आपदा, ये देखते हैं। मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा में दूसरा जो आपदा है, हाँ, आइए देखते हैं मानव जनित आपदा। मानव जनित प्राकृतिक आपदा में जो दूसरा आपदा है मानव जनित आपदा, तो आइए हम लोग मानव जनित आपदा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाएं मानव जनित आपदाएं होती हैं। इनके घटित होने के लिए वास्तव में मानव ही जिम्मेदार है। जलाशय जनित भूकंप, मानव जनित भूस्खलन, त्वरित मृदा अपरदन, जहरीली गैसों का रिसाव, गैसों में पेट्रोलियम पदार्थों का रिसाव, नाभिकीय विकिरण, नाभिकीय विस्फोट, मानव जनसंख्या विस्फोट, महामारी आदि मानव जनित आपदाएं हैं। इसका प्रबंधन और नियंत्रण संभव है। और इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।